वतन वापसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि पहले 5 मैचों में हमने बुरा खेला और उस पर शायकीन की तनकीद बजा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बारे में हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारी जर्नी कैसी रही। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारा पहला मैच था जिसमें हम जो है अच्छा नहीं कर सके, लेकिन जिस तरीके से हमने इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक किया, होम टीम थी, फेवरेट टीम थी, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कमबैक किया, एक अच्छा मोमेंटम हमारे पास आ गया था। लेकिन उसके बाद जो अनफॉर्चुनेटली हमारा श्रीलंका वाला मैच जो है, जो कि वॉश आउट हो गया, और उस वक्त हमारे पास मोमेंटम मौजूद था, लेकिन जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ खेले, वो एज अ टीम हमने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से हमें वो दोनों मैच जो है वो लूज़ करना पड़े। और उसके बाद जो 7 दिन थे वो एज अ टीम और एज अ कैप्टन हम लोगों के लिए बहुत टफ थे, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारी टीम के साथ हुई, जो जो इंसिडेंट हुए और जो जो वाक़यात हुए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एज अ टीम। और जो है उस वक्त जो है वहाँ पे जो हमें कुछ मैसेज जो है मौसूल हुआ, जिसमें उस वक्त के करंट प्लेयर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, कुछ कमेंटेटर थे जिन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की वहाँ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टीम में पार्ट ऑफ गेम है। और उसके बाद जो है वो 7 दिन जो है, 2 दिन का हमने ऑफ लिया, और उसके बाद एज अ कैप्टन मैंने टीम मीटिंग कॉल की, जिसमें मैंने तमाम प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें हमारी मैनेजमेंट नहीं थी। और उन तमाम प्लेयर्स से मैंने बैठ के यही बात की थी, जो कि हमारे पूरे 15 प्लेयर्स थे, उनसे यही बात की कि एज अ टीम हम लोग कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी एज अ टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं आ रही है। जिसमें मैंने जो मेरे दिल में बातें थी, जो मैंने एज अ टीम एज अ कैप्टन मैंने नोट किया पहले 5 मैचों में, तो मैंने वो लड़कों से डिस्कस किया। और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, जिसमें तमाम प्लेयर्स ने अपनी अपनी राय दी। और जिस तरीके से आखिरी 4 मैचों में एज अ टीम हमने कमबैक किया, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, आप सबके सामने परफॉर्मेंस है। और अनफॉर्चुनेटली जो है हम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर नहीं पाए, और इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि पहले 5 मैचों में टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से टीम ने आखिरी 4 मैचों में परफॉर्म किया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। तमाम शोबों में हमने अच्छी कारकर्दगी पेश की, और जैसा कि आपके सामने अनफॉर्चुनेट है कि हम रन रेट की वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन अगर आप हमारी टीम की बात करते हैं, तो एज अ टीम जो है हमने जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की। और जो टीम में तमाम प्लेयर्स थे, चाहे वो जूनियर्स प्लेयर्स हों, चाहे वो सीनियर्स प्लेयर्स हों, तमाम लोगों ने अपना रोल जो है वो बहुत अच्छे से अदा किया। और एज अ कैप्टन मैं तमाम लोगों से हैप्पी हूँ। और उसके अलावा मैं अपने कोचिंग स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश करें। और आई थिंक उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बिहाइंड द सीन होते हैं, जिसमें मिकी आर्थर जो है हमारे कोच हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को टैकल किया, हैंडल किया। जिस तरह के मैंने बताया कि इंडिया के मैच के बाद बहुत टफ टाइम था हमारे लिए, लेकिन हम लोगों ने, हमारी टीम मैनेजमेंट ने जो लोगों को मुत्तहिद किया, वो बहुत शानदार था। सफरा से भी आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जो होने नहीं चाहिए थे, उसका क्या मतलब है? क्या आपके इशारे जो ग्रुप बंदी की खबरें आई और दूसरी चीजें थी उस तरफ जा रहे हैं, कोई और बात है? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं थी। मैंने ये बताया कि इंडिया के मैच के बाद जो जो इंसिडेंट हुए, आई थिंक जो लड़कों के साथ वहाँ पे लंदन में जो है हमारा 7 दिन जो है बहुत टफ टाइम गुजरा। आई थिंक आप ये कह सकते हैं, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी हमने रिपोर्ट्स की लड़कों के बारे में। तो वो टफ होता है परफॉर्मेंस के लिहाज से। ये एज अ टीम हमें पता था कि हमने इंडिया के मैच के बाद, ऑब्वियसली आपको पता है कि परफॉर्मेंस हमारी एज अ टीम अच्छी नहीं थी, तो मेरा इन चीज़ों के तब था कि बहुत टफ टाइम था, चूँकि आप हारते हैं और इंडिया से हारने के बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि चीज़ें जो है, आपको पता है पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो वो टाइम टफ था, तो एज अ कैप्टन जो है मैंने अपने लड़कों को एक टीम रूम में बुलाया और उनसे खुद बैठ के बात करी कि यार हमें अब आगे फॉरवर्ड कैसे करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम ने और जो तमाम प्लेयर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। सरफराज, आपने कहा कि आखिरी के जो मैचेस थे हमने अच्छा खेले। पहले मैच में हमें बदतरीन शिकस्त हुई और हमें अंदाजा हो गया था कि रन रेट हमारा बहुत नीचे चला गया है। तो मैचेस जीतने के बावजूद हम सेमीफाइनल में गए, कहाँ समझने लायक हुआ, क्योंकि हम मैच जीते भी हैं लेकिन बड़े मार्जिन से नहीं जीते। यकीनन टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ी जो है वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने ऊपर जाना है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। जीतने के बावजूद रन रेट पर ध्यान नहीं किया, क्या वजह हुई वहाँ पे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप देखें तो एक मैच जो है, जो कि पहला मैच था जिसमें हमारा रन रेट बहुत ज़्यादा गिर गया था, लेकिन ये बात हमारे जहन में मौजूद थी और हमारी कोशिश थी कि जहां हमें मौका मिले वहां हम अच्छे मार्जिन से मैच जीतें। लेकिन जिस तरीके से आखिरी में पिचेस का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, वो इतनी डिमांड नहीं कर रही थी कि आप बहुत ज़्यादा
जो है फास्ट क्रिकेट खेलें। तो हमारी कोशिश थी कि रन रेट को बेहतर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैचेस कुछ ऐसे हुए जो कि आखिरी ओवर्स में ख़त्म हुए। सरफराज, शुरू में तो हम हारे, वो सबको ही पता है, लेकिन उसके बाद टीम ने ज़बरदस्त कमबैक किया और हम मैचेस जीते भी हैं। लेकिन बिला वजह की जो तनकीद होती रही, चाहे वो साबिक क्रिकेटर्स करते रहे हों या बहुत सारे लोग करते रहे हों, इससे टीम के खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ा? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इससे काफ़ी परेशान भी हुए, ग्राउंड में भी होर्डिंग होती रही और बाहर भी जब आप लोग जाते थे तो वहाँ पर कुछ ऐसा था। तो क्या इसका प्रेशर था कि आप मैच तो खेलते रहे लेकिन आपका ध्यान बढ़ गया, जिसकी वजह से एवरेज की तरफ या रन रेट की तरफ आपका ये ध्यान नहीं गया? देखिए, जहाँ तक रही तनकीद की बात, तो ऑब्वियसली जब आप बुरा खेलते हैं तो तनकीद ज़रूर होती है, और पहले 5 मैचों में हमने बुरा खेला है, उस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन जो आपने तनकीद की बात की, देखिए क्रिकेट पे होती है, किसी को कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने बताया ना कि इंडिया के मैच के बाद ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो कि लड़कों के लिए मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी। ऐसा नहीं था कि हमें अफ़सोस नहीं था, हमें भी उतना ही अफ़सोस था जितना हो सकता है कि आप लोगों को हो, जो लोग टीवी पे बैठते हैं, जो हमारे फैन्स हैं, क्योंकि हम लोग भी पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं और हमें भी उतने उससे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई भी हारने के लिए नहीं जाता वहाँ पे। हमारी ये टीम भी गई थी, जीतने के लिए गई थी। हम इस चीज़ को मानते हैं कि ठीक है, हमने एज अ टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी पहले 5 मैचों में, और ज़ाहिर सी बात है, फिर चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें सामने आ गई, कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता चली, जिसकी रिपोर्ट्स हमने अपनी टीम मैनेजमेंट को बताया कि ये चीज़ें हुई। वो टफ टाइम था बिल्कुल, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि हमारी टीम मैनेजमेंट ने और हमारे तमाम लड़कों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, वो बहुत ज़बरदस्त था। और जहाँ तक रही साबिक क्रिकेटर की बात, तो सबकी अपनी अपनी राय है और सबके साथ ये टाइम गुजरा है, तो सब इससे हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और सरफराज, क्वेश्चन मेरा आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है। एज ए विकेट कीपर, बैट्समैन और कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम देखते हैं कि दीगर टीमों में एल कैरी हैं, एम एस धोनी हैं, डिकॉक हैं, जिस अंदाज में अग्रेसिव बैटिंग करते हैं। हमारी टीम का मेन इशू स्ट्राइक रोटेशन का है और एज ए बैट्समैन आप बेहतर अंदाज में स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप ऊपर के नंबर पर बैटिंग करने आते और आउट ऑफ फॉर्म मोहम्मद हफीज को नीचे कर दिया जाता तो टीम की सिचुएशन बेहतर होती? देखिए, बिल्कुल आपने अगर मेरे बैटिंग ऑर्डर की बात की, देखिए शुरू के मैचेस में जो है मैं अपने नंबर पे ही खेल रहा था, लेकिन जब हमें टीम चेंज करनी पड़ी, तो मैंने अपना नंबर जो है वो हारिस को दे दिया। और हारिस की परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो मैं कोई ये नहीं था, मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं बैटिंग करूँगा और जब भी मैं ऊपर नंबर पर बैटिंग करता हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो प्लेयर्स थे, जो खेल रहे थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। और जहाँ तक रही हफीज़ भाई की बात, तो वो हमारे टीम के सीनियर प्लेयर्स थे और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उनके एक्सपीरियंस जितना फ़ायदा मैं उठा सकूं और उनको मैं एक ही नंबर दूं वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो आपका सीनियर प्लेयर होता है, आपको कोशिश होती है कि आप उसको एक ही नंबर पे खिलाएं ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकें। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप मेरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। सरफराज, आपने जाने से पहले कहा था, क्योंकि टेस्ट पे बड़ी कप्तानी पे तनकीद हो रही थी, तो आपने कहा था वर्ल्ड कप खत्म हो जाए परफॉर्मेंस के बाद फिर मैं कोई फैसला करूंगा टेस्ट की कप्तानी के हवाले से। तो क्या किसी नतीजे पे पहुंचे हैं आप? सर, मेरा फैसला करने से तो कुछ नहीं होता, फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने करना है, सारे फैसले वो करते हैं और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है टीम के लिए। अच्छा सरफराज, टीम सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की और उसके बाद कप्तान को हैंडओवर कर दिया। आप जब लंदन गए तो उसके साथ चीफ सेलेक्टर भी मौजूद थे, ग्राउंड में भी थे, तो आप नहीं समझते कि बहुत ज्यादा मशवरे भी जो हैं वो टीम की कारकर्दगी में आड़े आए और उसके बाद फिर एक वक्त आया कि वो चीफ सेलेक्टर ने मशवरे देने छोड़ के किनारा कशी कर ली? और दूसरा, ये जो टीम थी वो मुकम्मल आपकी टीम थी, आप उस पर पुरुमीद थे और एतमाद था आपको? जी देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ, जो टीम थी वो बिल्कुल मेरी टीम थी और मुझे पूरा एतमाद था उस पर टीम पे, और जो भी रिजल्ट आया वो हम सबकी मशावरत से हुआ। जहाँ तक रही बात एनजी भाई की, तो देखें एनजी भाई टीम के चीफ सिलेक्टर थे और वो जो उनका था वो पहले 4 मैचों में 5 मैचों में टीम के साथ थे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, जो टीम बनाई वो जो पहले 5 मैचों में थे वो एनजी भाई, मैं और मिक्की भाई, सॉरी मिक्की भाई बोल रहा हूँ तो वो मिक्की नहीं मिलके बनाई, तो ऐसा नहीं। तो देखिए, हम सबकी कोशिश होती है कि बेस्ट टीम खिलाएं, बेस्ट टीम खेलें। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आते, तो ऐसी कोई बात नहीं कि किसी की टीम थी, ये हम सबकी टीम थी और जो भी रिजल्ट है वो हम सबका ही है। सरफराज, अभी आपने कहानी सुनाई कि टीम बहुत अच्छा खेली, आखिरी 4 मैच जीत गई, 17 कैच आपने इस टूर्नामेंट में छोड़े हैं। आपकी टीम की परफॉर्मेंस ये थी कि शोएब मलिक को आपने आखिरी 2 मैचों में बाहर बैठा के रखा। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम जैसे खेली है, वो हाईलाइट नहीं देख रहे थे हम, सेटेलाइट पे मैच आ रहा था पाकिस्तान में। तो माजी में ये रिवायत रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच को, चीफ सेलेक्टर को, कप्तान को वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर फारिग कर देता है।
आपने क्या डिसाइड किया है? आप खुद छोड़ेंगे, बोर्ड आपको हटाएगा? दूसरा ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि टीम में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपने कहा कि हसन अली की फॉर्म वापस आ गई, आमिर ने 17 विकेट ले ली, 474 रन कर लिए बाबर आजम ने, तो अगर ये सब कुछ अच्छा था तो पाकिस्तान टीम फिर सेमीफाइनल क्यों नहीं खेली? यानी भाई रन रेट की वजह से नहीं खेली ना, तो टीम ने तो पूरी कोशिश रन की। रेट तो आपको सरफराज पहले ही मैच में पता था, और ये रन रेट तो 1 साल पहले का फॉर्मूला बन गया था, तो नहीं, अगर आपका बिल्कुल। पहले मैच में रन रेट खराब हो गया तो आपको देखकर नहीं फॉलो करना चाहिए था देखिए चीजों को? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि हमारी कोशिश थी कि हम रन रेट को बेहतर करें, और रन रेट को बेहतर हमारा टारगेट था कि अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हमें मौका लगता है तो हम कोशिश करेंगे इसको मैच को जल्द से जल्द खत्म करें। लेकिन मैंने आपको जैसे ही बताया कि जो पिचेस का बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। आई थिंक आप लोग भी टीवी ये बैठे में तो आपके सामने था कि पिच किस तरीके से बिहेव कर रहा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो जहाँ तक रही बात, आपने कहा सारा कुछ अच्छा था। देखिए बिल्कुल, जब चीज़ें बिल्कुल अच्छी थी, और जब आप हारते हैं तो इस तरीके की चीज़ें जो है बाहर आती हैं कि फलाना ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन अगर आप ठीक है, ओवरऑल हमने कैचेस छोड़े, लेकिन बाद में उसी टीम ने वो मैं खाली 17-18 कैच पकड़े भी बाद में, जब हमने अच्छी फील्डिंग की, अच्छे कैचेस किए, तो फिर टीम मैच जीती भी। तो अगर आप ओवरऑल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। आपके जूनियर प्लेयर जो है, आपका एक जो यंग बॉलर, सबसे यंगर बॉलर है, उसने जो है टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 6 विकेटें ली। इसके अलावा बाबर आजम जो कि आपका पहला वर्ल्ड कप खेल रहा था, उसने 400 साढ़े 400 रन किए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि स्टोरी नहीं थी, कहानी नहीं थी, यही है कहानी है कि जो वर्ल्ड कप की थी, हमने 5 मैचों में एज अ टीम अच्छा नहीं किया, लेकिन टीम ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और लड़कों ने मेहनत की, क्योंकि आसान नहीं होता। आपके सामने यही टीम थी, 4 मैचें जब जीते थे हम चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम जो है वो फाइनल जीत गए थे। अनफॉर्चुनेट है हमें आगे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन एज अ टीम हमने पूरी फाइट की। अब अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग आगे नहीं जा सके। अच्छा सरफराज, आपका और मिक्की ऑदर के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आई थी, जिसको इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा ये कि इंजमामुल हक को इसलिए वहाँ भेजा गया था कि ताकि आपकी और मिक्की ऑदर की आपस की कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी नहीं मिल रही थी, जिसको सॉल्व करने के लिए इंजी भाई को भेजा गया था। नहीं उबैद भाई, ऐसी 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 कोई भी चीज़ नहीं, मुझे तो कभी लड़ाई नहीं हुई इससे। अच्छा सरफराज, मेरा सवाल ये है कि परफॉर्मेंस तो बहरहाल आप लोगों की काफ़ी बेहतर रही यार भाई एक मिनट, आ- मैं नहीं छोड़ूंगा, वो पीसीबी वाले डिसाइड करेंगे कि किसको किसको बनाना है कप्तान। उन्होंने मुझे बनाया था, तो अब वही डिसाइड करेंगे कि उनको मुझे हटाना है या बनाना है। अच्छा चले, मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड ही है कि फिल वक्त ऐसा नहीं सुनाई दे रहा कि कैप्टन चेंज हो रहा है। अगर आप ही कैप्टन रहते हैं तो आप कौन सी चेंजेस लाएंगे अब टीम के अंदर, क्योंकि आपको समझ में आ गई है परफॉर्मेंस किसकी क्या है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि शोएब मलिक का ये आखिरी टेन्योर था, ठीक है, लास्ट उनका मैच, क्या ज़रूरी नहीं था कि वो बंगालियों के खिलाफ अच्छा खेलते रहे हैं तो उनको आखिरी अलविदाई मैच दे दिया जाता? ये मतलब कोच कैप्टन सबका मुश्तरका फैसला होता है, तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि उनको एक फेयरवेल टाइप का कोई मैच दे देते? आप उनको बंगाली मत बोले, वरना आपके खिलाफ भी कोई वीडियो बन जाएगी और फिर आपके खिलाफ पाबंदी लग जाएगी आपको। आप उनको बांग्लादेश बोले, वरना गैर अखलाकी बात हो जाएगी। हाँ, ये ऐसा नहीं बोले। देखें, जहाँ तक रही बात शोएब भाई की, तो देखें शोएब भाई बिल्कुल टीम के हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, और हम सबकी ये कोशिश थी कि वो जाएँ, बहुत अच्छे से जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो आखिरी मैच में जो है वो टीम का पार्ट नहीं रहे, और हमने कोशिश की कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएँ। तो यही वजह थी कि वो आखिरी मैच नहीं खेल पाए, और वो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे और उनकी बहुत सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, और हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो उनके साथ हैं, और जो हम उनके लिए कर सकते थे एज अ टीम वो हमने आखिर में उनको कोशिश की कि थोड़ा बहुत जितना हम एज अ टीम एज अ प्लेयर हम लोग कर सकते थे, हमने उनके लिए छोटा सा फेयरवेल भी किया। उसके अलावा टीम में भी हम जब हम ड्रेसिंग रूम में उनके लिए एक अच्छा जो हम कर सकते थे वो हमने उनके लिए किया। और जहाँ तक रही बात, देखें आगे फॉरवर्ड करने की, तो देखें जब अभी टाइम है, तो आगे के बारे में कहना कबल है, इस वक्त है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जब चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपको पता है 2-2.5 महीने का गैप है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा आराम करें, और फिर जो भी होता है पीसीबी डिसाइड करता है, फिर उसी के हिसाब से सारे फैसले करेंगे। सरफराज, पहले तो ये एक अच्छा फैसला आखिरी मैच में किया कि आप लोग 500 रन के पीछे नहीं गए और जीत को अपने अपना हदफ बनाया। भाई मैंने कहा ही नहीं था 500 रन करने का। मैंने कब कहा था? मैंने कहा था जी कोई मुआवजा हो जाएगा तो 500 रन हो जाएंगे। मैंने ये कहा ही नहीं था कि 500 रन होगा। मुझे तो ग्राउंड में लोगों ने बोला शाबाश सरफराज भाई 500 करने हैं। मैंने बोला जी इंशाल्लाह। मैंने तो कहा ही नहीं 500। मैंने कहा जी कोई मुआवजा हो जाएगा तो 500 हो जाएंगे और सामने वाली टीम फिर 100 पे आउट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये सरफराज, शुरू के 5 ओवर में हमें बहादुर सरफराज नजर नहीं आया। वो सरफराज जो फील्ड में खिलाड़ियों पे चिखता चिल्लाता भी था, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताता था कि मैं कप्तान हूँ, उसके फैसले भी बोलते थे। लेकिन 5 मैचेस में सरफराज डरा डरा सा, सहमा सहमा सा नजर आया।
क्या इंजमामुल हक की वजह से या मिकी आर्थर की वजह से या कोई और खौफ आप पे गालिब था? छठे मैच में हमने देखा कि सरफराज की वापसी हो गई, ये माजरा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी का कोई डर नहीं था। और ये जो जो दोनों बंदे हैं, मिक्की आर्थर होगा या इंजी भाई होगा, इनकी पूरी सपोर्ट थी। बस अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि देखें, जब रिजल्ट जब अच्छे नहीं आते तो ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन हमने एज अ कैप्टन और एज अ टीम हमने पूरी कोशिश की थी कि यार अच्छे से अच्छा कर सकें, लेकिन बस अच्छा नहीं हुआ। हमारे पास मोमेंटम हमें मिल गया था इंग्लैंड वाले मैच के बाद। बस अनफॉर्चुनेट थी कि अगर श्रीलंका से मैच होता तो वो बैक टू बैक मैचेस हमें मिल जाते तो वो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन ये कि आप ये सब चीज़ें सारी तभी होती हैं जब आप हार जाते हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सरफराज, माजी में जब पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से आउट होता है तो हमारे प्लेयर्स जो है वो डायरेक्ट कंट्री नहीं आते थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह कप्तान के हवाले से बहुत बात की जाती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनके बारे में ये बात वो हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जिस लड़के को चाहता था टीम में लेता था, सिलेक्शन कमेटी माने या ना माने। आपको इतना इख्तियार है कि आप अपनी टीम खुद बना सकें। और सेकंड ये कहा कि आप कप्तानी नहीं छोड़ेंगे, पीसीबी फैसला करेगा। आप कोई पीसीबी ने कंटिन्यू करवाने का आपको एक साइन दे दिया है या फिर अभी भी कुछ सवालात हैं आपके ज़हन में? और कितने मजबूत कप्तान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और वो जब क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो उनके लिए यही था कि वो अपनी टीम खुद बनाते थे। आप पर चीफ सेलेक्टर और कोच का कितना प्रेशर होता है? देखिए, एक बात तो फिर मैं बता दूं कि मैंने जो ये बात कर दी ना, कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, इसको हेडलाइन नहीं बना दिया कि सरफराज ने कह दिया मैं नहीं छोड़ूंगा। देखें, ये पीसीबी डिसाइड करेगा। पीसीबी ने मुझे कप्तान बनाया था और पीसीबी ही आगे फैसला करेगा कि कौन बेहतर है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, ठीक है। और जहां तक रही बात वापस आने की, तो अगर अल्लाह ना करता अगर ये पोजीशन नहीं भी होती 11 पॉइंट वाली, तो इंशाल्लाह मैं इसी दिन ही वापस आता जिस दिन कल वापस आया हूँ। और जहाँ तक रही बात कप्तान की, तो देखें, बिल्कुल जो जो लड़के हमें चाहिए थे वो हमारे इस वक्त टीम में मौजूद थे। और अगर आप इस टीम की बात करते हैं तो इस टीम में सिवाय एक वहाब रियाज के अलावा बाकी जो लड़के हमारे खेलते बाहर थे वो सब हमारी टीम के साथ थे। और ये बिल्कुल मेरी टीम थी, बिल्कुल पूरी अथॉरिटी के साथ जो है वो ये टीम मिली थी यहाँ पे। इसमें इंजी भाई भी शामिल थे, मिक्की था। तो ये हमारी एक पूरी टीम थी जो कि 1-2-2.5 साल से हम सबको लेके चल रहे थे और ये बिल्कुल हमारी टीम थी। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शायद आमिर को दोबारा ले लिया गया। आमिर कभी भी टीम से आउट नहीं था। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम आमिर को पूरी अपॉर्चुनिटी दें इंग्लैंड के खिलाफ और वो कमबैक करे टीम के अंदर। तो यही वजह थी कि आमिर को वहाँ पे हम लेके गए थे, एज ए टीम में डाला। और अनफॉर्चुनेट था कि वो वहाँ पे खेल नहीं पाया, उसको चिकन पॉक्स हो गया, लेकिन वो हमारा बॉलर था और हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में था। हाँ, बिल्कुल वहाब रियाज आया, क्योंकि जब हम वहाँ पे गए वहाँ पे हमने देखा कि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जहाँ पे हमें एक एक्सप्रेस बॉलर चाहिए, तो इसीलिए हमने वहाब रियाज को बुलाया। बाकी ओवरऑल जो टीम थी वो बिल्कुल हम सबकी टीम थी, मेरी टीम थी, और जो भी रिजल्ट है वो हम सबका है और मेरा है। सैफी भाई, मुजम्मिल फ्रॉम AR भाई, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी माजी में भी अगर जाएं तो हम कुछ प्लेयर्स पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते ही रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद कि वो एक मैच आएगा परफॉर्म करेंगे। 2015 में आपके साथ भी कुछ इस तरह हुआ था, लेकिन आपने कमबैक किया और देन आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेला, देन सेंचुरी मारी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वहाब रियाज, अहमद शहजाद के साथ पाकिस्तान टीम बार बार जारी थी, लेकिन बाद में फिर जुनैद खान एंड नुमान रईस आए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इस दफ़ा भी मलिक को बार बार जो है वो परफॉर्मेंस, एक मैच आएगा परफॉर्म करेंगे, एक मैच आएगा परफॉर्म करेंगे। देन हारिस सोहेल को लाए और ही परफॉर्म रियली वेल। तो सर, ये हमारा एक डिलेमा नहीं बन गया? क्यों हम प्लेयर्स पे डिपेंड करते ही जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस, क्यों हम दूसरे प्लेयर्स को जो है वो मौका नहीं देते कि वो आए और वो परफॉर्म करते हैं? ऐसा 2-3 दफा हुआ है। तो एज अ कैप्टन, अगर आप कैप्टन रहते हैं तो नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप है जो कि एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग्स होंगी? किस तरह जाएंगे, खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का मौका दिया जाए और उन खिलाड़ियों पर डिपेंड ना किया जाए जो कि परफॉर्म नहीं करते? देखिए, बात ये होती है कि जो भी आप जिन प्लेयर्स को आप खिलाते हैं ना, पहले अगर आप वर्ल्ड कप की हमारी टीम की बात करते हैं, जो हमने पहली टीम खिलाई थी, पहली 11, वो भी हमारी बेस्ट 11 थी। बंदा कोशिश करता है अपनी तरफ से परफॉर्मेंस करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है कि बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो परफॉर्म ना करे, और जो प्लेयर खेले उनकी बैड लक रही कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, और जो खेले उनकी गुड लक थी कि वो आए, उन्होंने चांस को अवेल किया और अच्छी परफॉर्मेंस की। तो कोशिश यही करते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 होती है, जो टीम मैनेजमेंट बेहतर समझती है, ग्राउंड की रियलिटी को देखते हुए उसी हिसाब से टीम खिलाने की कोशिश करते हैं। सरफराज, इमरान सिद्दीक फ्रॉम डॉन न्यूज़। सरफराज, एक ही बहस चलती आ रही है पिछले वर्ल्ड कप से, जब वकार यूनुस कोच थे कि आपको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, साबिक खिलाड़ी जो आपके साथ सिंसियर भी हैं, वो नहीं जो आपको लताड़ते हैं, जो आपके साथ सिंसियर भी हैं, वो भी ये कहते हैं सरफराज को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। और आपका रिकॉर्ड भी ये बताता है कि सरफराज ऊपर बैटिंग जब करता है तो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होता है।
अब तो आपके हाथ में इख्तियार है, आप कप्तान हैं, क्यों नहीं अपना एक नंबर सेट कर लेते? कभी आप 7वें पर आते हैं, कभी 6ठे पर आते हैं। एक नंबर सेट होगा, टीम का भी कॉम्पिटिशन बनेगा, टीम भी मतवाज़ुन फिर नज़र आए। लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आया इस वर्ल्ड कप में भी। देखिए, अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो मैंने जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने यही कहा था कि मैं ऊपर के नंबर पे बैटिंग करूंगा और मैं 5वें नंबर पे ही बैटिंग करूंगा। और जो पहले हमने टीम खिलाई तो उसमें यही था कि हफीज़ भाई 4 खेलेंगे, मैं 5 खेलूंगा, शुएब भाई 6 खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि टीम हमें चेंज करनी पड़ी और जिस बैट्समैन को हम लेके आए वो टॉप ऑर्डर का ही बैट्समैन था। तो मेरी कोशिश ये थी कि यार मैं उसको एक प्रॉपर नंबर दूं और मैं नहीं चाहता था कि मैं हफीज़ भाई का नंबर छीनूं, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैं चाहता था कि मैं उनको एक नंबर देके उनसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले सकूं, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मुझे अपना नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर मुझे अपना होता तो मैं हारिस को भी 6 नंबर दे सकता था कि जाओ तुम खेलो, में मुझे अपना नंबर चेंज नहीं करना। तो मुझे पता था कि हारिस जो है वो अच्छा प्लेयर है और जितना ऊपर के नंबर पे बैटिंग करेगा उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने कोशिश की कि टीम के बारे में सोचा। और हारिस जब खेला 5 मैचों के बाद तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने। सरफराज, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आए थे तो आपको सर आंखों पे कॉम ने बिठाया था। और अगर हम माजी में देखे जाएं तो वर्ल्ड T20 2007 के बाद शुएब मलिक ने फाइनल खेलने के जब हारे थे इंडिया से, कॉम से सॉरी किया था। क्या आप जो उम्मीदें थी उन पे पूरा नहीं उतरे, उसके ऊपर करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि मुसलसल देखने में ये आया है कि जब भी हिट चाहिए होती है, तेज़ी से रन बनाने होते हैं तो आप हसन अली, वहाब रियाज या दूसरे किसी प्लेयर को ऊपर भेजते हैं, खुद नहीं आते। क्या वजह है? आप क्यों अपने आप को एक शेल में ले गए कि आपसे बाउंड्री नहीं लगेगी, एक तासुर बन चुका है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि एक आप सरप्राइज पैकेज लेके गए थे, वहाँ पे ले जाके खोला तक नहीं, हसनैन को बगैर मैच खिलाए और वापस ले आए। उससे पहले ये बताया गया था कि हमारा वसीम अकरम बनेगा, ये हमारा स्पीड गन बनेगा, ये सारे ख्वाब दिखाए गए थे। अच्छा जी, आपके तीसरे सवाल पे स्टार्ट करता हूँ। हसनैन का बिल्कुल देखें, हसनैन को हम लेके गए थे कि जिसको सिलेक्ट किया था हमने कि वो तेज़ बॉलिंग करता है। अगर आप पहले प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले प्लेइंग 11 में अपने सीनियर बॉलर के साथ गए, जिसमें हसन, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर थे। और हसन ने ठीक है 5 मैच वो खेला, शुरू के 5 मैच खेला, उसने बॉलिंग ठीक है, उसने विकटें नहीं ली, बॉलिंग उसने कोशिश की, वो हार्डवर्क करता रहा। और उसकी एक यही बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एफर्ट करता है। सम टाइम ऐसा प्लेयर के साथ टाइम आता है कि वो विकेट नहीं ले पाता, लेकिन जो उसकी एफर्ट थी वो उसकी पूरी थी। अनफॉर्चुनेट था कि उसको विकेट नहीं मिल सकी और उसने बेहतरीन बॉलिंग की। और उसकी जगह जो हमने बंदा रिप्लेस किया वो आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस थी, वो था शाहीन शाह। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने बॉलिंग जो है वो ज़्यादा चेंज करने की कोशिश की, जो प्लेयर्स खेलते हुए आ रहे हैं। तो बैड लग रही है हसनैन की कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। सिर्फ एक ही मैच में ऐसी अवेलेबिलिटी थी कि हम 4 बॉलर के साथ जाएं, तो वहाँ हम 4 बॉलर के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गए। अदरवाइज कोई भी ऐसे मैच में ऐसी पोजीशन नहीं आई कि जहाँ पे हमें 4 बॉलरों के साथ जाना पड़ता या कहीं हमें हसनैन को खिलाना पड़ता। तो इसी वजह से हसनैन की बैड लग रही कि वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया। और जहाँ तक रही बात वहाब रियाज को भेजने की, हसन अली को भेजने की, तो उनको मैं इसीलिए भेजता हूँ जब 3 ओवर और 4 ओवर रह जाते हैं। उनको मैंने कोई 15 ओवर या 10 ओवर के लिए बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा कि मैं उनको बैटिंग करने के लिए मैं अपने से पहले भेज दूँ। हमेशा उनको तब भी भेजा जब 4 ओवर, 3 ओवर, 5 ओवर रह गए। और जहाँ तक रही बात सॉरी करने की, तो सॉरी करने वाली तो देखें कोई बात नहीं है। हमने पूरी हार्डवर्क की, कोई टीम के परफॉर्मेंस 4 पॉइंट या 2 पॉइंट के साथ हम वापस नहीं आए, हम 11 पॉइंट के साथ वापस आए। हाँ, पहले 5 मैचों में हमने एज अ टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, वो चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है जितना लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। जी सरफराज, रैंकिंग में पाकिस्तान का 6ठा नंबर है, मेगा इवेंट में 5th पोजीशन आई, तो उससे तो परफॉर्मेंस का पता लगता है। दूसरा ये बताइएगा कि आसिफ और आबिद इनकी वापसी के कितने चांसेस होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? अहमद शहजाद के हवाले से बता दीजिएगा और उमर के हवाले से। देखिए जुबैर भाई, जितने भी लड़के हैं वो सब ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है सेशन के लिए। जब भी अभी जो भी नई टीम बनेगी, ऑब्वियसली जितने भी सारे लड़के हैं सब अवेलेबल है सेशन के लिए। अब जो भी टीम बनाएंगे वो इस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए बनाएंगे कि कौन सा लड़का पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है, उसको वो ज़रूर टीम में डालेंगे। चाहे वो अहमद शहजाद हो, आबिद अली हो, जो भी उमर अकमल हो, जो भी लड़का है वो सब पाकिस्तानी सेशन के लिए अवेलेबल है। सरफराज, मेरा सवाल यह है कि ऑब्वियसली पीसीबी फैसला करता है कि आगे क्या, किसको कप्तान रखना है, किसको कोच रखना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप पिछले 2 साल से ज़्यादा आप कप्तानी कर रहे हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप इस स्टेज पे हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस टीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और वर्ल्ड T20 वगैरह के लिए अच्छी एक टीम तैयार कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिन के बाद, वरना आप सवाल नहीं करते।
तो देखिए अब देखें, अभी तो अब आगे वही भाई आगे क्या है ये अभी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मौका मिला तो ऑब्वियसली देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक करने वाली हैं, और बिल्कुल इस स्टेज पे हूँ कि मैं लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस टीम में जिस वक्त लड़के हैं, आप अगर आप देखें ज़्यादातर जूनियर लड़के हैं, कोई इतने यंग सीनियर प्लेयर नहीं है सिवाय हाफिज़ भाई और शोएब भाई के अलावा। तो बिल्कुल अगर मुझे मौका मिलता है तो ऑब्वियसली हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आगे हमारे असाइनमेंट है, जैसे आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया तो अभी आपने देखा कि T20 की टीम जो है हमारी अच्छी है। हाँ, उसमें कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे प्लेयर्स इंजेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो कि और ज़्यादा बेहतर T20 के हिसाब से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको और बेहतर से बेहतर करें, जो और अगले असाइनमेंट है उसमें और एज ए टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सरफराज और तमाम मेरे साथी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सरफराज, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो आप लोगों की तैयारी थी उस हिसाब से आपने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और इस वर्ल्ड कप में आपकी टीम मैं रेट करता हूँ कि चौथी नंबर की टीम रही है। नो डाउट कि आप पॉइंट टेबल पे आपकी टीम 5वें पे आई, लेकिन आपने जो क्रिकेट खेली है वो आपकी नीचे जितनी टीमें थी या आपसे ऊपर एक टीम न्यूजीलैंड थी उससे बेहतर क्रिकेट खेली आप लोगों ने। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि वर्ल्ड कप में अब 4 साल बाकी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी मोटिवेशन है कि आप अगले वर्ल्ड कप तक अपने आप को कंटिन्यू देखना चाहते हैं? देखिए, अब एज अ प्लेयर तो बिल्कुल मोटिवेशन है। अब ये तो कैप्टन का है, वो तो वही एक बात फिर वही कि पीसीबी डिसाइड करेगा, लेकिन मेरी मोटिवेशन है कि जब तक मैं फिट रहूं और बिल्कुल खेलता रहूं। और बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू भाई कि एज अ फॉर्मर प्लेयर आपने पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट किया और जो आपने चीज़ें थी वो बताई, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हाँ सरफराज, मेरा सवाल आपसे यह है कि ओपनर फ़खर जमान कांस्टेंट फेल हो रहे थे, उसके बावजूद भी आप उसको खिलाते रहे आखिर तक, तो उसकी कोई ख़ास वजह थी? देखिए, खास वजह यही थी कि एक हमारा प्लेयर था कि वो उसको हम कोशिश की कि हम उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने कोशिश की कि ज़्यादा चेंजेस टीम में नहीं करें और एक ही टीम को लेके चलते रहें। तो यही वजह थी कि फ़खर जमान ने कुछ मैचों में अच्छा स्टार्ट किया, कुछ मैचों में उसको अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सका, लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद थी कि वो हमारा बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, बुरा टाइम अच्छा टाइम सब पे आता है, लेकिन अगर आप उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें इंग्लैंड की सीरीज में जिस तरीके से वो फॉर्म में था, तो अंदाज़ा था कि वो अच्छा कर सकता है। लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और मैंने फिर वही बात कहूँगा कि सम टाइम प्लेयर पे ऐसा टाइम आता है कि वो कोशिश कर रहा होता है परफॉर्मेंस करने की, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अभी भी हमारी टीम का वो बेस्ट प्लेयर है। सरफराज, बहुत ज़्यादा बात हो गई वर्ल्ड कप की, आपने काफ़ी तफसील से बताया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि डोमेस्टिक में शायद सिस्टम में खराबी है जिसकी वजह से इतना टैलेंट ऊपर नहीं आता या परफॉर्मेंस नहीं होती, चेंज किया जा रहा है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। आपकी मुशावरत शामिल है उसमें, एक बात, और दूसरी बात ये कि आप उस सिस्टम को कैसा देख रहे हैं जो लेसर टीम्स का आ रहा है और दो चेंजेस हैं? देखिए आसिफ भाई, पहली बात तो ये कि हमें तो नहीं पता कि हमारी पहली बात तो हमसे किसी की कोई बात नहीं हुई, और मुझे अभी खुद भी कंफर्म नहीं कि क्या सिस्टम जो है वो डोमेस्टिक में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और जहाँ तक रही बात पिछले सिस्टम की, तो देखें इसी सिस्टम से आपकी टीम 92 में भी जीती, 2009 में भी जीती, और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी 2017 की जीती हुई है। नंबर 1 टेस्ट टीम भी रही है आपकी, नंबर 1 T20 टीम भी जो है वो पिछले 7-1.5 साल से है। तो ऑब्वियसली जो अभी लोग आए हैं वो पीसीबी ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या बेहतर फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन जो मैंने अभी सुना है कि वो 4 डे क्रिकेट को जो है वो 6 टीमों तक लेके आ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा है। ठीक है, 6 टीमें हो सकता है कि 2 टीम और भी हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन वनडे में उन्होंने सुना है कि उन्होंने 16 टीमें की हैं, T20 में 16 की हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो 4 डे क्रिकेट जितनी क्वालिटी होगी उतने आपके ज़्यादा अच्छे प्लेयर आएंगे। तो ये जो है अगर इसमें 6 से 2 और टीमें हो जाएं तो और बेहतर हो सकता है और अच्छा हो जाएगा और लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और 4 डे क्रिकेट होनी ही क्वालिटी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स आपके जो बनते हैं, अगर आप देखें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखें तो वो टेस्ट क्रिकेट से ही प्लेयर पॉलिश होता है जो आके तीनों फॉर्मेट में खेलता है। बहुत सारी ऐसी मिसालें जो कि टेस्ट क्रिकेट में आए और बाद में आके तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो जितनी 4 डे क्रिकेट क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। तो आई थिंक ये जो हो रहा है वो पीसीबी वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मेरा अपना ये कि जितनी 4 डे क्रिकेट क्वालिटी होगी उतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर आपको सामने देखने को मिलेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम 5वें नंबर पे आई। मैं 2 बातें जानना चाहूँगा। एक तो ये कि हम जब आप किसी भी टीम से कोई मैच खेलते हैं तो टीमें भी तैयार होती हैं कि सामने वाली टीम क्या करने वाली है,
बहुत से मौकों पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके फ्रॉम नोवे कोई ऐसा डिसीजन ले लेते जो लिए जा सकते हैं, जो टीमें लेती हैं कि कभी खुद अचानक ओपन करने आ जाए, जिससे सामने वाली टीम एक सरप्राइज हो जाए कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं करे तो ये हो गया, जो शायद पाकिस्तान को फायदा दे। तो पाकिस्तान टीम और बीइंग अ कैप्टन आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन बहुत कम लेते हैं। और दूसरा ये जानना चाहूंगा कि बीइंग अ कैप्टन इस वर्ल्ड कप में आपके लिए पर्सनली एज अ कैप्टन कैसा रहा, और बेस्ट मेमोरी ऑफ दिस वर्ल्ड कप बीइंग अ कैप्टन आपके लिए क्या रहेगी? देखें, अगर एज अ कैप्टन मेरी बेस्ट मेमोरी कहेंगे तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हमारा पहले 5 मैचों में था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कहाँ फिनिश करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया ऑब्वियसली ख्वाहिश तो यही थी कि इससे और बेहतर और बहुत अच्छा रिजल्ट होता, लेकिन जो रिजल्ट आया आप इसको कह सकते हैं कि शायद ये कि हम जिस तरीके से हमने कमबैक किया मेरे लिए एज अ कैप्टन वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जहाँ तक रही आउट ऑफ द बॉक्स करने की, तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स आप तब करते हैं जब आपकी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो ऐसा नहीं था, एज अ टीम जो हमने कुछ गलतियां थी, बैटिंग में हम लेफ्ट कर रहे थे, बॉलिंग में विकेट नहीं ले रहे थे, तो हमने कोशिश की उसको सॉर्ट आउट करने की। तो जितना हम बेहतर कर सकते थे हमने उतना बेहतर करने की कोशिश की। सरफराज, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो टीम की परफॉर्मेंस जिस तरीके की हमने देखी, 4th पे फिनिश किया और ऐसे वक्त में जाकर किया कि जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक रहा। लेकिन जो आपकी मीटिंग्स होती थी टीम मैनेजमेंट्स के साथ, और जो आपने एक मीटिंग की थी भारत के खिलाफ मैच के बाद, जो सिर्फ लड़के बैठे थे, कोई टीम मैनेजमेंट का ऑफिशियल नहीं था, उस मीटिंग का क्या रोल रहा था? देखिए, वो मीटिंग बुलाने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया के हारने के बाद एज अ टीम एज अ कैप्टन हम लोगों ने बहुत टफ टाइम गुजारा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें जो है फेस करने को मिली, आउट ऑफ द फील्ड भी और ग्राउंड के अंदर भी। तो मैंने ये सोचा कि 2 दिन का हमने ऑफ लिया और 2 दिन के बाद प्रैक्टिस पर जाने से पहले मैंने सिर्फ तमाम जो हमारे 15 प्लेयर्स थे उनको मैंने बुलाया और मैंने उनसे यही बात की कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो हमें भरपूर तैयारी करवा रही है। वो अपनी तरफ से उनकी पूरी कोशिश है कि हमारी टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन एज अ प्लेयर एज अ टीम जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं कोई ग्राउंड में मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो है एज अ टीम हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। हो सकता है कि इंडिविजुअल कोई मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन मैटर जो है वो टीम की परफॉर्मेंस है। तो मैंने लड़कों से बैठ के बात की और काफ़ी कुछ बातें की, जिसमें हमारे और प्लेयर्स भी थे, तमाम सीनियर प्लेयर, सब लड़कों ने अपनी अपनी राय दी और काफ़ी अच्छी हमने वो काफ़ी देर बैठ के बात की। और यही मकसद था कि यार मैं खुद बात करूँ लड़कों से, क्या मसला क्या आ रहा है ग्राउंड के अंदर, हम ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं किस चीज़ को कर रहे हैं। तो यही बात की कि यार अब जो आगे आने वाले मैचेज हैं, जो हो गया वो हो गया, अब हमारे पास अगले 4 मैचेज हैं, हारने हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ इसमें लड़कों को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया, जिस तरीके से फाइट बैक किया। हर मैच में किसी एक की भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं जीते, पूरी टीम परफॉर्मेंस से मैच जीतेगा। किसी के 15 रन, किसी के 10 रन भी वो बहुत वाइटल थे। अगर आप अफगानिस्तान के शादाब के 10 रन भी उतने इंपॉर्टेंट थे जितने इमाद के 70 रन थे या वहाब के 15 रन थे। तो टीम जो है वो टीम परफॉर्मेंस से जीती है 4 मैचेस। तो आई थिंक उससे ये फायदा हुआ कि चीज़ें बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है कि फिर रिजल्ट अच्छा आया। इधर जी सरफराज भाई, माशाल्लाह मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस अच्छी रही है। सवाल ये है कि आसिफ अली जो हार्ड हिटर है, एक हमारी टीम को इस वक्त ज़रूरत भी थी अफगानिस्तान के खिलाफ खास तौर पे खिलाने की, तो उनको नहीं खिलाया गया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, बात ये थी कि आसिफ जो है, हमारी कोशिश ये थी कि हम उसको जब भी खिलाएं, या तो जो उसकी बैटिंग, हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी बैटिंग जितना लेट आए वो उतना ज़्यादा अच्छा था। और हमने उसको जब भी टीम में खिलाया, तो अगर इस टेन्योर की आप बात करते हैं जो इंग्लैंड सीरीज से लेकर वर्ल्ड कप से था, तो हम कोशिश करते थे कि उसको 7वें नंबर पे खिलाएं, ताकि उसकी बैटिंग जितना लेट आए वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आसिफ अली को हमने इसलिए अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया कि ब्रदर हमें वहाँ पे 5 प्रॉपर बॉलर की ज़रूरत थी, और अगर हम 5 बॉलरों के साथ नहीं जाते, क्योंकि वो पिच की रिक्वायरमेंट जो वहाँ की कंडीशन थी वो 5 बॉलरों की डिमांड कर रही थी, इसी वजह से हमने वहाँ पे 5 बॉलर पूरे खिलाए। जब आप 3 को आउट करेंगे तो टारगेट चेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो बॉलर खेले वहाँ पे, इमाद खेला, इमाद ने अच्छी बॉलिंग की, जितने भी बॉलर्स खेले तमाम लड़कों ने अच्छी बॉलिंग की। अच्छा जी, सरफराज, आपने रन रेट की बात की, रन रेट की वजह से जो है मसले मसाइल रहे थे। 92 का तो आप लोग नहीं सोचे थे कि 92 की सारी चीज़ें सही सही चल रही थी और इंग्लैंड जो है वो हार जाता, न्यूजीलैंड हराया था, ऐसी तो जहन में नहीं चल रही थी कि आप लोगों ने 92 से इंस्पायर हो गए? बिल्कुल नहीं, सारा कुछ तो ठीक था 92 में, लेकिन 92 में अफगानिस्तान और बांग्लादेश नहीं थी वरना फिर हो जाता काम। थैंक यू। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात। हाँ
नहीं, एक नहीं हुआ, यकीन करें एक नहीं हुआ। मैंने आपको बताऊं, एक आ गया, मैंने यही बोला, जो एक नहीं हुआ। आप ये मत समझे कि सिर्फ मैंने अपनी वजह से कहा, मेरा नहीं हुआ था। बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो कि हमने अपनी टीम मैनेजमेंट को रिपोर्ट किए, और लड़कों के भी साथ भी हुए, मॉल्स में हुआ, लोगों ने काफी कुछ हुआ। आउट, मैंने कहा ना, ग्राउंड में भी हुए और आउट फील्ड के बाहर भी चीजें हुई। तो मैं, वो जो चीज़ें हो गई हमने उसको भुला के मैं अपने तमाम फैंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे हमारे होटल में, और उसके अलावा जिस तरीके से हमारे फैंस ने हमें ग्राउंड में आके सपोर्ट किया, वो बहुत ज़बरदस्त था। एक गैर मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो 90% हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स में पूरा फुल पैक था, बर्मिंघम, लीड्स, जहाँ जहाँ मैच हुए थे, मैं अपने तमाम पाकिस्तानी फैंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुश्किल टाइम में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया। वर्ल्ड कप जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, कोई भी फेवरेट नहीं है। देखते रहिए DNN, खबर हमसे है।